अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्जाम्स करीब हैं, तो आज हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 अकाउस्टिक का टॉपिक्स है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड अलोंग विद लैप्लास करेक्शन। तो ये टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, पहले तो देखिए साउंड का मैं बैकग्राउंड बता दूं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जब साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं तो साउंड वेव्स में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जब जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो जो मीडियम का पार्टिकल है, यानी कि अगर एयर में मूव कर रही है तो मीडियम क्या है, एयर, तो इसके पार्टिकल्स में कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन ये होगा। तो कंप्रेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स का करीब आना, और रेयरफेक्शन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का दूर जाना। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड जरूर करती है। ठीक, कि अब ऑब्वियसली अगर कोई मीडियम स्लोली कंप्रेस हो रहा है, स्लोली एक्सपेंड हो, रेयरफेक्शन हो रहा है उसमें, तो उसमें स्पीड कम होगी। और एक सब्सटेंस में तेज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट मींस उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी, जिसको हम डेंसिटी ऑफ द मीडियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, मैं डिक्टेट भी करा देता हूं कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो due to propagation of sound, compression and rarefaction are produced in the medium. It means the speed of sound depends upon elastic property and density of the medium. तो यहाँ पे हम फिर फॉर्मूला लिख देंगे कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है इलास्टिक प्रॉपर्टी पे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब हमने कहा कि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या चीज है, ये मॉड्यूलस कहलाते हैं। देखिए तीन किस्म के मॉड्यूलस होते हैं, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, बेसिकली जितने भी इलास्टिक मॉड्यूलस है ये रेशियो होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। और स्ट्रेस क्या होता है यंग मॉड्यूलस के लिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो रही है ड्यू टू स्ट्रेस तो वो कहलाएगा यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की। एयर एक गैस है, तो गैस में हमें यंग मॉड्यूलस नहीं बल्कि बल्क मॉड्यूलस चाहिए होगा। और बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। सही है, ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है और ये बल्क मॉड्यूलस यानी कि इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये बल्क मॉड्यूलस का यानी कि चेंज इन प्रेशर अपॉन इसकी में स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक, तो ये बैकग्राउंड है। तो इधर हम पहले लिख देते हैं कि इलास्टिक, इसके बाद आपने लिखेंगे in air the elastic modulus is bulk modulus while the density of air is denoted by rho। तो यहाँ पे जो पहले फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा कि बल्क मॉड्यूलस अपॉन rho। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सही है। वेयर, के बाद लिखेंगे वेयर बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी।
सही है, ये इक्वेशन 2, या इसको v को हम ऊपर भी ले आ सकते हैं, तो ये बन जाएगा v डेल्टा t अपॉन डेल्टा v। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सही है जी, ठीक। अच्छा, अब हम पहले डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला, फिर न्यूटन की एक गलती थी तो लैप्लास करेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले हेडिंग डालिएगा आप न्यूटन्स फॉर्मूला। तो अब हम न्यूटन्स फॉर्मूला की बात करते हैं। न्यूटन ने, देखें अभी हमने कहा था कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल में कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। तो न्यूटन की गलती कह लें, न्यूटन की ये बात गलत थी, लेकिन बहरहाल रिसर्च में ऐसा हो जाता है। तो न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है एयर में, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। इट मींस कि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो और उसमें फिर बॉयल्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे, अगर आपने लिखना है नोट्स की शक्ल में, कि न्यूटन assume that the compression and rarefaction produced in air during the propagation of sound have same temperature. It means the propagation of sound in air is an isothermal process in which the temperature of the system will remain same. So Boyle's law can be applied. तो ये लिखने के बाद जब बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं तो बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट जब हम चेंज की बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज चाहिए, बल्क मॉड्यूलस आना है तो ऑब्वियसली चेंज इन प्रेशर भी आना चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम भी। तो मैथ्स में जब यहाँ पे दो चीजें, एक प्रेशर और एक वॉल्यूम है, तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जब भी चेंज अप्लाई होगा दो फंक्शंस पे और जो दोनों मल्टीप्लायर होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड एज इट इज चेंज इन फर्स्ट। यानी कि हमने जब इस पे अप्लाई करेंगे यानी कि इस तरीके से, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो अब हम कहेंगे कि यहां पे हमने कहा कि प्रेशर P प्लस डेल्टा P, प्रेशर चेंज हुआ, ठीक, और वॉल्यूम क्या हुआ, V माइनस डेल्टा V, ठीक, इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हुआ और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। तो इसकी जगह भी हम पी भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने कहा P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V ये बराबर है PV के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा PV, P इंटू V, PV प्लस माइनस माइनस डेल्टा V इंटू P, यानी कि P पहले मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, या इसको हम P डेल्टा V भी लिख सकते हैं, P डेल्टा V, P डेल्टा V। अब ये मल्टीप्लाई होगा प्लस V डेल्टा P और प्लस माइनस माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू PV। अब स्टूडेंट्स हमने कहा कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन प्रेशर भी बहुत मामूली सा चेंज होगा और वॉल्यूम भी बहुत मामूली सा चेंज होगा। तो डेल्टा P इंटू डेल्टा V इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल होगी कि इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा P इंटू डेल्टा V इज टू स्मॉल, so
निग्लेक्टेड। अब हम जब निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, पीवी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, ये निग्लेक्ट हो गया पीवी। अब हमने मालूम क्या करना है, वी डेल्टा पी, सही है ना, वी डेल्टा पी मालूम करना है, क्योंकि हमें जो है वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ये बराबर है बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस लाने के लिए हम क्या करेंगे कि सब चीजों को दूसरी यानी कि दूसरी तरफ ले जाएंगे इनके, इसके अलावा। तो ये बन जाएगा वी डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट, ये पी वी पहले से मौजूद था, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये कैंसल हो गया। अब देखिए वी डेल्टा पी है और नीचे क्या चाहिए, डेल्टा वी। अच्छा, बना क्या हमारे पास, वी डेल्टा पी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और अगर हम डेल्टा वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो रहा है, तो वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ये बराबर हो जाएगा प्रेशर के। तो इसका मतलब न्यूटन ने जो एजम्पशन की थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आया, देखें अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो दोनों की v डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बराबर है बल्क मॉड्यूलस, तो v डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बराबर है प्रेशर के। तो हम कह सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बाद देख लें कंपेयर, लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, जब आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वल है तो हमने कह दिया B बराबर है, यानी कि बल्क मॉड्यूलस बराबर है प्रेशर के। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, याद करें, अभी मैंने मिटाई है, सही है। इक्वेशन 1 क्या थी कि V बराबर है B अपॉन डेंसिटी। अब इक्वेशन 1 में हम बल्क मॉड्यूलस की जगह क्या रख देंगे, प्रेशर रखेंगे। तो पुट, पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, पुट बल्क मॉड्यूलस की जगह प्रेशर, तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेशर अपॉन डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बट इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो उस वक्त जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर होता है। 1 atm का मतलब 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, और डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी कांस्टेंट है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो अराउंड 281 मीटर्स पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एंड इट इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू। तो आपने ये लिखना है कि इट इज नॉट अ करेक्ट फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो करेक्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लैप्लेस करेक्शन में, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लैप्लेस करेक्शन, और लैप्लेस करेक्शन का मतलब क्या है कि जो न्यूटन की गलती थी वो लैप्लेस ने थोड़ी दूर की थी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कि अभी हमने बल्क मॉड्यूलस की इक्वेशन पढ़ी थी कि बल्क मॉड्यूलस बराबर है किसके, डेल्टा पी, वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ये बल्क मॉड्यूलस के बराबर, ठीक। अच्छा, अब हमने कहा कि जब हम लैप्लेस करेक्शन की, तो न्यूटन ने ये अज्यूम किया था
कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन लैपलास ने कहा था कि इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लोज इन और आउट ऑफ द सिस्टम। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूल दूर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती, सिस्टम से बाहर नहीं जाती, तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो उसमें जो है वो पीवी कांस्टेंट नहीं होता बल्कि पीवी रेज टू गैमा कांस्टेंट होता है। गैमा क्या कहलाता है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये लिखेंगे लैप्लास करेक्शन में कि न्यूटन assumed that the compression and rarefaction produced during the propagation of sound have same temperature, which is not correct because the temperature of compression is slightly greater than the temperature of rarefaction. So Laplace assumed that the propagation of sound in air is not an isothermal process, but it is an adiabatic process. In which no heat flows in or out of the system. And for adiabatic process, we have relation PV raised to gamma constant. इसका क्या मतलब है? हम ये कह सकते हैं कि P अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक, तो ये भी V माइनस डेल्टा V रेज टू गैमा, ये भी कांस्टेंट होगा। अब हम कह सकते हैं कि P V रेज टू गैमा बराबर हो जाएगा P प्लस डेल्टा P V माइनस डेल्टा V रेज टू गैमा, और गैमा क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे V है, तो V की पावर गैमा को हम कॉमन ले सकते हैं, V को कॉमन ले सकते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। हालांकि कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन मैथ्स का एक तरीका है कॉमन लेने का कि जब हम कॉमन लेते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं, तो इधर 1 आ गया, इधर आ गया डेल्टा V अपॉन V, तो ये वही चीज बन जाएगी। अब हमें इसको अप्लाई कर देना है गैमा को दोनों के ऊपर, तो ये बन जाएगा पी वी रेज टू गैमा इज इक्वल्स टू पी प्लस डेल्टा पी वी रेज टू गैमा 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी रेज टू गैमा। अच्छा, तो वी रेज टू गैमा दोनों तरफ है, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, ये मैथ्स का एक एक्सपेंशन है, वहां पे आपने इसको डायरेक्ट लिखना है। वैसे तो बाइनोमियल से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे अब मैं कहता हूं कि 1 माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ये बराबर होगा 1 माइनस गैमा डेल्टा वी अपॉन वी। तो इससे पहले एक जुमला आप लिख सकते हैं, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम neglecting the higher powers of delta v over v, we get, ये जो है इसके बराबर आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P प्लस डेल्टा P, और ये बन जाएगा 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू वॉट, ये मल्टीप्लाई होगा पहले P इंटू V, ये बन जाएगा P इंटू 1 P प्लस प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा गैमा P डेल्टा V अपॉन V। सही है। अब इसकी बारी है, प्लस डेल्टा P और प्लस माइनस माइनस गैमा डेल्टा P इंटू डेल्टा V अपॉन V। अगेन हम कहेंगे कि डेल्टा P इंटू डेल्टा V इज टू स्मॉल, तो सो नेग्लेक्टेड, इसका प्रोडक्ट जब ऊपर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू व्हाट, P माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V इज प्लस डेल्टा P।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें लाना क्या है, हमने बल्क मॉड्यूलस का तस्करा किया था, और बल्क मॉड्यूलस क्या है, v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, ये लेके आना है। तो अब हमने इसको लाने के लिए अब हम कहेंगे कि ये तो है हमारे पास, सबको दूसरी तरफ इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, या तो क्या बन जाएगा, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो गया गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी। अच्छा, ये इधर पी मौजूद था, ये माइनस पी उधर जाके हो गया प्लस डेल्टा पी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें लाना है ये चीज, तो v डेल्टा p, यानी कि v ऊपर जाएगा और डेल्टा v नीचे होगा, तो गैमा p क्या आ गया, v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने कहा इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 ये थी हमारे पास कि बल्क मॉड्यूलस बराबर है v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, और उसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी कैन राइट बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू गैमा p, और ये वैल्यू हम जब पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या थी, अगर आप याद करें, वो था स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। अब बल्क मॉड्यूलस के लिए क्या की जगह पे क्या जाएगा, गैमा पी, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला गैमा पी अपॉन रॉ। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊं, यहां पे बता देता हूं मैं थोड़ा सा, कि अगर मैं कहूं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर की हमारे पास वैल्यू है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट है एयर के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये 1.4 होता है, और रॉ डेंसिटी वही वैल्यू है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होती है 331.5, जिसको हम 332 मीटर्स पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आएगी, विच इज अ करेक्ट वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर यकीन है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इस दफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग के लिए यही वाला है, इसीलिए मैंने इसका लेक्चर तैयार किया है। और इसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।